दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग हमारी नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ ज़रूर देख रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ली थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में ही स्थित एक और बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटी, जो अपने कैंपस लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ दोनों के लिए जानी जाती है। एक बहुत ही कमाल का रेजिडेंशियल लाइफ है वहाँ। पॉलिटिकल लाइफ इसलिए क्योंकि जेएनयू आजकल अक्सर खबरों में रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। जेएनयू से मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया है, मेरा पीएचडी वहीं से चल रहा है और जेएनयू जाना मेरा एक सपना था। तो जेएनयू के बारे में आइए जानकारी लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप में से कोई भी स्टूडेंट या कोई एस्पायरेंट जेएनयू में एडमिशन लेने का सोच रहा है, तो उन्हें किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए। और एक तरीके से ये वीडियो आपको जेएनयू का एक वर्चुअल कैंपस टूर भी कराएगा। तो चलिए जेएनयू के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेएनयू आखिर है क्या, है ना। अब देखिए, कुछ लोग जेएनयू को बोलेंगे कर्म भूमि है, कुछ लोग बोले जेएनयू एकदम अलग ही दुनिया है। वो सब बातें अलग हैं। जेएनयू क्या है, देखिए, जेएनयू को इस्टेब्लिश किया गया था एक कानून के तहत। इसे हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक्ट 1966। और जेएनयू अस्तित्व में आया था 1969 में। मतलब ये आज़ादी के बाद की यूनिवर्सिटी है और इसे एक खास मिशन के साथ इस्टेब्लिश किया गया था। मैं इसके पीछे ये सारे मिशंस तो बताऊंगा ही। एक बात मैं आपको मेन बता देता हूँ कि जेएनयू को इस्टेब्लिश करने के पीछे का एक मेन एजेंडा था कि इंडिया में और दिल्ली में खास तौर पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी ज़रूर होनी चाहिए जो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी हो। मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे वर्ल्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, है ना, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, प्रिंसटन, ये जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे जिस तरह की पढ़ाई होती है, यहाँ जिस तरह का टीचिंग फैकल्टी है, उस लेवल की फैकल्टीज़ और उस लेवल की पढ़ाई जेएनयू में हो सके या जेएनयू में कराई जाए या इंडिया में हो सके, इसीलिए जेएनयू को इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जेएनयू के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जिसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो विजन था उसको आगे बढ़ाया जा सके। वो विजन क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र एक रहे, सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस हो, सेकुलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन, साइंटिफिक टेम्पर, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और सामाजिक मुद्दों के प्रति एक साइंटिफिक अप्रोच रहे। मतलब कि जो कोई भी सोशल इश्यूज हैं हमारे सामने, उसे पूरा करते हुए उन्हें निपटाने के लिए, उनका एक पूरा का पूरा आंसर खोजने के लिए, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और साइंटिफिक मेथड हमारे पास होना चाहिए। ये पहला है जेएनयू का एम। इसीलिए जेएनयू की पढ़ाई बहुत ही रिगरस होती है। वहाँ पे पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा सिंसियर तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा है फॉस्टरिंग द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, इंडिया की जो एक साझी सभ्यता है ना, उसको बचाने की कोशिश की है, उसे धरोहर की तरह रखा है। यूनिवर्सिटी ने इस काम को कैसे किया है? जैसे कि भारतीय भाषाएं हैं, कला है, संस्कृति के अध्ययन और विकास के लिए डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया गया है। इतना ही नहीं, जेएनयू की एक और बहुत ही कमाल की बात है कि इसी भारतीय परंपरा को बचाने के लिए वहाँ पे हॉस्टल्स का नाम नदियों के नाम पर है। जैसे आपने सुना होगा गंगा ढाबा, है ना, तो गंगा हॉस्टल। ऐसे ही आपने सुना होगा चंद्रभागा, है ना। पूरा का पूरा हमारे पास कई सारे हॉस्टल्स हैं जेएनयू में जो किसी ना किसी नदी के नाम पे है, नर्मदा वगैरह, ऐसे कई नाम हमें सुनने को मिल जाते हैं। तीसरा है इंक्लूसिविटी। मतलब कि पूरे भारत से जेएनयू में आके बच्चे पढ़ सकें, इसे इंश्योर किया जाता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से भी आपको सेपरेट वीडियो दूंगा जो जेएनयू का क्वार्टाइल कोड कहलाता है। जेएनयू की एक अलग प्रकार की एफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज हैं, उससे भी हम गुजरने की कोशिश करेंगे। सोशल अवेयरनेस, मतलब कि जो वहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, भारत में और विश्व के स्तर पर जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, इन सब के बारे में एक अवेयरनेस रहे, ये जेएनयू चाहता है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज, मतलब कि जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, साइंस हैं, टेक्नोलॉजी है, इनके कोर्सेज को आपस में कैसे एक साथ जोड़ कर पढ़ाया जा सके, ये भी जेएनयू की खासियत है। इसी तरह आपने जामिया के वीडियो में देखा होगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, उसी तरह का मॉडल जेएनयू भी अप्लाई करता है कि वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज के माध्यम से, एक और तरीका होता है इंटीग्रेट समझने का कि बीए एमए एक साथ हो। जैसे मान लीजिए जेएनयू में एक चलता रहा एमफिल प्लस पीएचडी, एक वो इंटीग्रेटेड होता है। दूसरा होता है कि इंटीग्रेट करते हुए इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को भी बढ़ाया जा सके। तो जेएनयू इस काम में भी लगा रहता है कि क्रॉस डिसिप्लिन स्टडी हो सके,
ग्लोबल पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, मतलब कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल इंडिया की चीज़ ना समझें, आप विदेशी भाषाओं इनको भी समझने की कोशिश करें, आप विदेशी कल्चर को भी समझने की कोशिश करें, आप फ्रेंच कल्चर समझें, जर्मन कल्चर समझें, प्लस इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन हो कि दुनिया भर के स्टूडेंट टीचर यहाँ आए और यहाँ से लोग वहाँ जाएं। जैसे मैं जब अपने पीएचडी के दौरान अपना स्टार्टिंग फेज में था तो मुझे यूजीसी डार्ड फेलोशिप प्राप्त हुआ और जेएनयू के थ्रू ही इंडो जर्मन पार्टनरशिप इन एजुकेशन के अंदर मैं जर्मनी गया था। तो इस तरह का कोलैबोरेशन आपको जेएनयू में मिलता है, तो आप फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। जहाँ तक जेएनयू के एक अलग प्रकार के यूनिवर्सिटी के अप्रोच और स्ट्रक्चर की बात है, ये एक अलग किस्म की यूनिवर्सिटी है। जेएनयू को कई बार एक आइलैंड भी बोला जाता है, तो मैं उस आइलैंड बोलना मुझे पसंद नहीं है। जेएनयू का अप्रोच डिफरेंट है। कैसे अप्रोच डिफरेंट है? देखिए, जेएनयू क्या फोकस करता है कि ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए जाएं जो हायर एजुकेशन के जो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है ना, उसको बेहतर कर सकें। मतलब केवल एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज बड़ी ना हो, यानी आप बहुत रेवेन्यू ना कमाएं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक होता है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाना, एक होता है ज़्यादा बच्चों को इनटेक करना, एक होता है क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, है ना, वैल्यू बेस्ड इंप्रूवमेंट। तो जेएनयू क्या करता है, दूसरे लेवल के विकास के बारे में काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। दूसरा क्या है, जेएनयू चाहता है कि राष्ट्र प्रोग्रेस करे, मतलब कि उन चीज़ों पर पढ़ाई हो, उन मुद्दों पर रिसर्च किया जाए जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। ये जेएनयू की प्राथमिकता रहती है। एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है जेएनयू का? जेएनयू में मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल्स हैं। देखिए, अब इसके बारे में समझ लीजिए कि होता क्या है। एक होता है कि स्कूल आपका बने जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन की पढ़ाई हो, ये ना कि सिंगल डिसिप्लिन ही की पढ़ाई हो। यानी अगर मान लीजिए स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, तो स्कूल ऑफ सोशल साइंस में सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी या सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें कई सारे सेंटर्स होंगे। और उन सभी सेंटर्स में देखिए, स्कूल क्या हुआ, ईच स्कूल एक कम्युनिटी की तरह है, स्कॉलर्स की या टीचर्स की। तो इन सभी सेंटर्स में क्या होगा, अलग अलग पढ़ाई कर रहे बच्चे एक साथ आते हैं, और जब ये एक साथ मिलते हैं, आपस में समझते हैं, तो ज़्यादा बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। इसीलिए एक स्कूल में कई सारे सेंटर्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की। तो आपके पास स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, तो उसमें खूब सारे सेंटर हैं। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, तो उसमें सेंटर होगा। स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, तो उसमें सेंटर होगा। यानी एक बड़ा ढांचा हुआ स्कूल का, स्कूल के अंदर हो गए हमारे छोटे छोटे सेंटर्स, और उन सेंटर्स में भी आपके अलग डिग्रीज हैं, एमए की है, पीएचडी की, ऐसे अलग डिग्रीज होती हैं। फिर हमें पता लगता है जेएनयू का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, जेएनयू है, उसका विजन क्या है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का। तो जेएनयू की पढ़ाई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जेएनयू का है मुख्यतः अंग्रेजी। लेकिन जो लैंग्वेज स्टडीज के हमारे अलग अलग बैठे हुए हैं, अलग अलग जहाँ लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर अपवाद है। जैसे कहीं जर्मन पढ़ाई जाती है, कहीं रशियन पढ़ाई जाती है, कहीं स्पेनिश पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे लैंग्वेज ये पढ़ाई जाएगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उस लैंग्वेज में होगा। जहाँ तक बाकी डिपार्टमेंट्स का सवाल है, बाकी सेंटर का सवाल है, बाकी स्कूल्स का सवाल है, तो वहाँ पे मीडियम इंस्ट्रक्शन किस में होता है, इंग्लिश में होता है। अब एक दिक्कत है, जेएनयू चाहता है कि पूरे इंडिया से लोग आए। अब पूरे इंडिया से जो लोग आएंगे, जरूरी नहीं कि सबको इंग्लिश आती हो, ये भी तो हो सकता है ना। अब उनके लिए क्या होगा? दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं ही आती हो, कमज़ोर हो इंग्लिश, उनके लिए क्या किया जाएगा? तो जेएनयू में इसके लिए एक अलग सुविधा दी जाती है। वो सुविधा क्या है? जिसे हम कहते हैं रेमेडियल इंग्लिश कोर्सेज। मतलब स्टूडेंट्स के डाइवर्स बैकग्राउंड्स को सपोर्ट करने के लिए, कि जो कोई भी कहीं से आ रहा है, उसे झिझक ना हो कि वो जेएनयू जा रहा है और उसे इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं होना चाहिए। उनके डाइवर्स बैकग्राउंड को सपोर्ट करने के लिए रेमेडियल, खासकर उन स्टूडेंट्स को जिनकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में नहीं थी, यूनिवर्सिटी क्या करती है, रेमेडियल कोर्सेज प्रदान करती है ताकि वो अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकें। अब इसके कई फायदे हैं। मार्केट में तो इंग्लिश का ही बोलबाला है, वर्ल्ड लेवल पर इंग्लिश का ही बोलबाला है, तो जेएनयू पहुंचकर आप अपने इंग्लिश की समस्या को भी हल कर सकते हैं। आपको इस तरीके से समझना है, आपकी कॉम्पिटेंसी और आपका कंपैरेटिव एडवांटेज मार्केट में जेएनयू पहुंचकर बढ़ जाता है, बेहतर हो जाता है।
अगली बात देखते हैं कि जेएनयू में स्कूल्स कौन कौन से हैं। बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग जिनमें कई सेंटर्स होते हैं। तो सभी नाम तो मैं नहीं लूंगा, कुछ चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एक है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जहाँ पे आईआर की पढ़ाई होती है, बहुत सारे सेंटर्स हैं इसमें। स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जहाँ से मैंने पढ़ाई की, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, यहाँ से जो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं उन्हें बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज है, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज एक्सेट्रा। इसी तरह से इस लिस्ट में और नाम बढ़ जाते हैं। स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, स्कूल ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस है, स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च है। यानी इस तरीके से हमारे पास कई सारे मॉडल्स मिलते हैं जेएनयू के। जहाँ तक एनरोलमेंट प्रोसेस की बात है कि जेएनयू किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो देखिए एनरोलमेंट प्रोसेस ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जेएनयू का जो आइडिया है ना कि वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की तरह रहे, उस आइडिया को फुलफिल किया जा सके, ये जेएनयू का एनरोलमेंट प्रोसेस कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला ये स्टेप्स लिए गए हैं कि हर कोने से स्टूडेंट्स आ सकें, मतलब सही मायनों में जेएनयू की नेशनल यूनिवर्सिटी बन सके। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि क्वार्टाइल सिस्टम हम समझेंगे अलग से, ताकि आपको और बेहतर जानकारी मिल सके। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने का फ़ायदा नहीं होता है कि बहुत चीज़ों पे फोकस नहीं हो पाता है। तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल्स लेकिन आज हम ज़रूर कर लेंगे। पहला प्रिंसिपल क्या है? उन स्टूडेंट्स के एडमिशन को इंश्योर करना जिनमें एकेडमिक कॉम्पिटेंस और हाई क्वालिटी पोटेंशियल है। मतलब उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इस चीज़ का सामना न करना पड़े कि वो पैसे के चक्कर में रह गए, जगह के चक्कर में रह गए। नहीं, जिनके पास एकेडमिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हाई क्वालिटी उनका है, आईक्यू लेवल ऊपर है, उनको जेएनयू हमेशा अपने पास बुलाता है। जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या सोशली हैंडीकैप्ड सेक्शन से आते हैं, उनको एडमिशन देना जेएनयू सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर उन बच्चों को एडमिशन ज़रूर मिले जो डिसप्रिविलेज्ड हैं। मान लीजिए कोई एक दिल्ली से पढ़ाई किया, दिल्ली के एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से कोई बच्चा पढ़ा हो और उसका जेएनयू एंट्रेंस क्वालिफाई हो रहा है। वहीं मान लीजिए कोई हो जो ओडिशा या झारखंड के किसी ट्राइबल रीजन से आ रहा हो, जिसे कभी एक अच्छा स्कूल ना मिला हो, लेकिन वो इतना दिमाग से तेज हो कि मेहनत कर करके जेएनयू के लेवल तक पहुंच गया हो, तो उनके में क्या होगा, जेएनयू उसको मौका देगा, भले ही दोनों के एंट्रेंस में मार्क्स आपको सिमिलर नजर आ रहे हो। क्यों? ताकि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन उसे आगे फेस ना करना पड़े। और यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया कैरेक्टर मेंटेन करना, ताकि हर जगह से जितने हमारे रीजन्स हैं, खास तौर पे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स ज़रूर आ सकें। तो ये जेएनयू का एनरोलमेंट का जो एक पॉलिसी है ना, यानी वो तमाम छात्र, वो तमाम मेरे दोस्त जो वहाँ पे भी बैठे हुए कहीं पर इस वीडियो को देख रहे हैं और जेएनयू आने का सपना देख रहे हैं, तो आप इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी बड़े ही बैकवर्ड रीजन से आ रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर डालिए, जेएनयू आपको ज़रूर मौका देगा। अगली बात हमें पता लगती है कि जेएनयू में सीयूईटी से क्या रिलेशन है, यानी जेएनयू और सीयूईटी कौन कौन से कोर्सेज हैं जेएनयू सीयूईटी के साथ करता है। तो देखिए जितने प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं सीयूईटी के माध्यम से, वो खास तौर पे हमारे पास 3 हैं। एक है बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जितने फॉरेन लैंग्वेजेस के हमारे पास कोर्सेज हैं वो सीयूटी यूजी के थ्रू आते हैं। बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, ये भी सीयूटी के थ्रू होता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ये भी सीयूटी के थ्रू होता है। जो स्कूल्स हैं जहाँ से एडमिशन मिलता है वो है एक स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़, यहाँ पे आपको मौका मिल जाएगा। स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़, जहाँ पे आपको ये मौका मिल जाता है। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन कैसे होगा? सीयूईटी के थ्रू होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोर्सेज ही सीयूटी यूजी के अंडर आते हैं। जेएनयू का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें इन्हीं 3 के बारे में बात की गई है कि ये सीयूटी यूजी के अंडर आते हैं और इनका सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन डालना होता है। जेएनयू की एक और बहुत बड़ी खासियत है, वो है इसकी एक बड़ी ही मतलब बेहतर किस्म की एक टॉप क्लास लाइब्रेरी। ये कैंपस लाइफ के लिए तो फेमस है ही, उस पर तो हम एक अलग ही पूरा हम आपको वीडियो ही दिखाएंगे कि जेएनयू का कैंपस लाइफ कैसा है।
कैंपस लाइफ के अलावा जेएनयू में आप देख लीजिएगा एक 9 मंजिला मुख्यतः एक लाइब्रेरी है जो 1969 में ही इस्टेब्लिश हुई थी। और जेएनयू में जिस तरह का एकेडमिक डिमांड है, जिस तरह की पढ़ाई की डिमांड है, उस तरह की किताबें और वैसी फैसिलिटी हो, ये यहाँ पे इंश्योर किया गया है। लाइब्रेरी क्या है, देखिए ये लाइब्रेरी कई तरह की जानकारियों पे भौतिक और ऑनलाइन, मतलब फिजिकल यानी आप जा सकें, और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आपको एक्सेस देती है। ये एक 9 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके बारे में एक और बार बता देता हूँ, इसी लाइब्रेरी में एक जगह है जिसे हम धौलपुर हाउस कहते हैं। वहाँ पे केवल यूपीएससी एस्पायरेंट्स पढ़ाई करते हैं। और ये माना जाता है कि जो जो वहाँ पढ़ रहा है उनमें से कोई ना कोई तो सिविल सर्विसेज ज़्यादा तादाद में, कोई ना कोई क्या बहुत सारे लोग ज़रूर निकालेंगे। कई सारे ऐसे बच्चे आपको मिलते हैं जो जेएनयू से पढ़े, धौलपुर हाउस से, और सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए। तो लाइब्रेरी के कई आयाम हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी का एम है उसे फुलफिल किया जा सके। ऑपरेटिंग आवर्स 24 घंटे, यानी 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है। और केवल जो मेजर 3 नेशनल हॉलीडेज हैं उन पे इस लाइब्रेरी की एक छुट्टी रखी जाती है, बट मेजरली लाइब्रेरी खुली रहती है। तो एक फैसिलिटी में लाइब्रेरी बहुत ही कमाल की फैसिलिटी जो आज डिजिटाइज हो चुकी है। इसी लाइब्रेरी में एक और बहुत उम्दा चीज़ है जिसे हम बोलते हैं हेलन केलर यूनिट। अब आप में से जिन जिन लोगों ने हेलन केलर का नाम सुना है, अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। हेलन केलर का नाम फेमस है क्योंकि वो दृष्टि रूप से बाध्य थी, डिफरेंटली एबल्ड मान सकते हैं आप उनको। तो जेएनयू ने क्या किया है, एक यूनिट स्टैब्लिश किया है जहाँ पे जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्लाइंड हैं उनके लिए एसिस्टिव टेक्नोलॉजीज एज अ एड काम करती हैं। अब इससे क्या होता है, जो हमारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं या पार्शली साइटेड स्टूडेंट्स हैं उनको टूल्स मिलते हैं। वो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का सहारा ले सकते हैं। उनके पास कायदे से ये डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप के थ्रू मिल सकते हैं, जो जहाँ पर स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ऑलरेडी प्री रूप से अपलोडेड होते हैं। एक तरीके से आप समझ जाइए कि हेलन केलर यूनिट जहाँ पे 20 कंप्यूटर्स हैं, ये जेएनयू का इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल खोला जाता है कि उन्हें भी बाकी लोगों की तुलना में समान अवसर मिल सकें। तो जो कोई भी मेरे दोस्त हैं जो विजुअली रूप से थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड हैं या पार्शली साइटेड मेरे दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप जेएनयू को एक बेहतर विकल्प की तरह देखिएगा। इसके अलावा जेएनयू की हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ही कमाल की है। हॉस्टल लाइफ तो जेएनयू का खैर जाना ही जाता है, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, जेएनयू इसके लिए फेमस है। लेकिन अगर आपको एडमिशन मिल गया है तो गारंटी नहीं कि आपको हॉस्टल मिलेगा। हो सकता है आप डॉर्मेट्री रहें, आपको कहीं और रहना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। हॉस्टल में भी रिजर्वेशन के रूल्स अप्लाई होते हैं जो ऑलरेडी अप्लाई हैं। और कई तरह की प्रायोरिटीज़ हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। अब इसको अभी केवल हम शॉर्ट में समझें। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, यानी दिल्ली के बाहर जिनका एड्रेस जो बाहर से आए हैं, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। दूसरे में वो स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा एडमिशन गैप के बाद एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको रख लिया गया। और तीसरी प्रायोरिटी में वो हैं जो इन दोनों में नहीं आते। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि थर्ड प्रायोरिटी में आप हैं तो आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। इसके अलावा जेएनयू में एक बहुत ही कमाल का हेल्थ फैसिलिटी सेंटर है। मतलब कि एक हेल्थ केयर सिस्टम है जेएनयू का, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जेएनयू में भी मौजूद है। उसका लोकेशन और स्टाफ कहाँ है, ये गंगा हॉस्टल के पास है। यहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, पार्ट टाइम डॉक्टर वगैरह रहते हैं। ओपीडी सर्विसेज भी मौजूद हैं। अभी के टाइम पे थोड़ा सा स्पेशल कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए हो तो उसमें थोड़ा सा लैग हो सकता है, अभी उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है। फ्री में आपकी मेडिसिन हैं, लैब टेस्टिंग है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आपको कंसल्टेशन करना है तो जेएनयू आपको सुविधाएं दे देता है। 24/7 एम्बुलेंस सेवा वगैरह रहती है। और साथ ही साथ मान लीजिए कोई फैमिली वे में रह रहा है तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जेएनयू में फैसिलिटीज़ जो हैं गेम्स और स्पोर्ट्स की काफ़ी हैं। जेएनयू का बहुत बड़ा स्टेडियम है, आप जब जाएंगे तो आप देखिएगा कमाल का स्टेडियम है, पूरा एकदम ग्रीन एरिया में घिरा हुआ वो स्टेडियम में नज़र आता है। इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं। एथलेटिक बेसिस पे आप बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, चेस, वॉलीबॉल जो आप खेलना चाहें, योगा सेंटर में आप योगा करना चाहें, हॉस्टल के अंदर ही आप मान लीजिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का भाग बनना चाहते हैं, जेएनयू आपको ये सुविधाएँ भी देता है। मतलब केवल पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं हो रही है, एक एक्टिव कैंपस लाइफ है। एक्टिव कैंपस लाइफ के साथ वहाँ पे ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पर भी जोर दिया जाता है। साथ में जेएनयू एक और चीज़ करता है, जेएनयू की कल्चरल लाइफ सबसे कमाल की है।
मतलब जब जेनू गए थे ना, तो हम लोग बहुत ही नए तरीके से समझ आ रहे थे कुछ चीज़ों को। जैसे हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ ये होती थी कि अरे यहाँ पे तो दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट हो रहा है, यहाँ तो ईद भी सेलिब्रेट हो रहा है, दिवाली भी सेलिब्रेट हो रहा है, यहाँ तो हर नया त्यौहार जो है, पूरे इंडिया के जितने त्यौहार हैं, ओणम भी हो रहा है, तो पोंगल भी हो रहा है, मतलब जितने इंडिया के त्यौहार हैं वो सारे त्योहारों को जेएनयू में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जेएनयू क्या करता है, एक कल्चरल लाइफ आपको देता है। कल्चरल लाइफ कैसी है, देखिए एक कैंपस पर डिबेटिंग है, ड्रामा है, फिल्म है, फाइन आर्ट्स है। आप जेएनयू एंटर करेंगे, सीधा चल रहे होंगे, गंगा ढाबा से के पास में ही राइट साइड देखिएगा, पूरा का पूरा एक ऐसा लगेगा ओपन थिएटर है। मतलब जेएनयू से हूँ तो ये बातें मैं आपके साथ साझा कर देना चाहता हूँ। तो लिटरेरी, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीज़ें जेएनयू कराता है। और जेएनयू में यूनेस्को क्लब्स भी हैं। क्लब्स को इलेक्टेड कन्वीनर जो है वो गवर्न करते हैं। साथ में जेएनयू की अपनी एक कल्चरल कमेटी भी है जो इस तरह के इवेंट्स को प्रमोट करती है। एनसीसी एक्टिविटीज़ भी जेएनयू में बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, मान लीजिए किसी के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो जेंडर जस्टिस के लिए और विमेन के लिए सेफ स्पेस बनाने के लिए वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में पास जाके कंप्लेंट कर सकती हैं। और जेएनयू बिल्कुल भी रैगिंग को सपोर्ट नहीं करता, एज पर लॉ उसे पनिश किया जाता है। तो जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर रिगरस पढ़ाई होती है, वर्ल्ड क्लास पढ़ाई अवेलेबल है, जहाँ पर एक कल्चरल लाइफ है, एक ओपन यूनिवर्सिटी का आइडिया है जिसमें हर तरह के आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जा सके, एक वाइब्रेंट रेजिडेंशियल लाइफ है, खेल कूद की सुविधाएं हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। शायद यही कारण है कि जब हम बड़े लेवल पे पढ़ाई या दुनिया को समझने वाली पढ़ाई, लैंग्वेज स्टडीज़ की पढ़ाई की बात करें, तो सबसे पहला विकल्प जो हमारे सामने आता है वो जेएनयू का आता है। ध्यान रखिएगा, जेएनयू में सीयूईटी बेस्ड जो है उसके केवल 3 ही बड़े सेंटर्स हैं। हम फॉरेन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा बायोलॉजी की बात कर रहे हैं और सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर रहे हैं। बाकी सारी पढ़ाइयाँ यहाँ पे एमए लेवल की होती हैं, जो पीजी लेवल की पढ़ाई कहलाती है या पीएचडी लेवल की कहलाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी रख के, अच्छा तैयारी करके सीयूटी यूजी निकाल लेते हैं, तो एक बहुत अच्छा कोर्स आपको मिलेगा, लैंग्वेज कोर्स। और बजाय किसी प्राइवेट सेंटर से कई हजार रुपए खर्च करके आप उससे चुने, उसकी जगह आपको जेएनयू का विकल्प चुनकर एक कैंपस लाइफ के साथ ये सब पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ज़रूर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को निकालिए, आपका लाइफ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो सब्सक्राइबर बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ में अगले आने वाले वीडियो का आप वेट कीजिए, जो बहुत जल्द आपके पास पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।